दोस्तों, आज की कहानी कैसे शख्स के ऊपर है जिसकी स्नाइपर स्किल की दुनिया के बड़े बड़े लीडर दीवाने थे। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। पर आखिर उसने ऐसा किया क्या? कहानी शुरू होती है। जगह है सीरिया, जहां हम कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जिन्होंने 7 अमेरिकन रिपोर्टर को बंदी बना लिया है और वो आज उन्हें मारने वाले हैं। लेकिन यह खबर अमेरिका को लग गई है और इसीलिए उन्होंने उसी जगह पर अपने कुछ होनहार स्नाइपर पहले से बैठा रखे हैं। अब वो ग्रुप सभी का वीडियो रिकॉर्ड करता है पहले, जिसके बाद वो एक बच्चे को बुलाते हैं और उन सभी को मारने के लिए। लेकिन तभी एक सोल्जर मिलर एमिंग करना शुरू कर देता है, पर बच्चे को देखकर वो रुक जाता है और बकेट को कहता है कि तुम शूट करो। लेकिन उसका निशाना भी चूक जाता है उस बच्चे की वजह से, क्योंकि वो किसी मासूम को मारना नहीं चाहता था। और इसी चक्कर में वो आतंकवादी चौकन्ना हो जाते हैं और एक रिपोर्टर को मार देते हैं। पर तब तक बेस से हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है जो कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे एक एक करके सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। पर एक आतंकवादी बच्चे को लेकर भागने लगता है कार से। लेकिन ये अमेरिकन के लिए एक बाएं हाथ का खेल था। वो अपना एक ड्रोन उसके पीछे लगा देते हैं और कुछ ही देर में वो उस कार को पूरी तरह से उड़ा देता है, जिससे ये पूरा मिशन सक्सेसफुल होता है। वो उन रिपोर्टर को भी बचा लेते हैं और आखिर में मिलर बकेट को आकर समझाता है कि अगर हमें ऑर्डर मिले हैं तो हमें गोली चलानी पड़ती है, चाहे सामने कोई भी हो। वो माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है इस्तांबुल, जहां पर हम सारे स्नाइपर टीम के मेंबर को पार्टी करते हुए देखते हैं। लेकिन बकेट वहां से उठकर बाहर आ जाता है और लड़की से मिलता है। उस लड़की को बकेट के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन कैसे ये तो उसे भी नहीं पता था। लेकिन वो लड़की उसे उसके पिछले मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इसी दौरान हम दूसरी एक स्नाइपर को देखते हैं जो टर्की की सबसे ऊंची जगह पर जाकर अपना सेटअप करता है, और वो एम किसी और पे नहीं बल्कि बकेट पर ही लगा रहा था। मतलब वो उसे मारने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन सही समय पर वहां ब्रिडल नाम का आदमी आता है जो स्नाइपर को मार देता है और इससे बकेट की जान जाते जाते बचती है। पर आखिर वो शख्स बकेट को क्यों मारना चाहता है, यही जानने के लिए ब्रिडविल फौरन उसी समय बकेट को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक अनजान शख्स को मारा है, वो तुम पर एम करके बैठा था। अब ये बात उसे हैरान कर देती है। इसके बाद वो उसे पिछले मिशन के बारे में पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था। वो बताता है कि उन आतंकवादियों के बीच में उसे एक बच्चा दिख गया जिस वजह से उसने गोली नहीं चलाई। तो ब्रिडविल उसे समझाता है कि हम लोग एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब बात काम की आती है तो हमें सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने हैं, चाहे सामने कोई भी हो, जैसे कि मिलर ने तुमसे कहा था। इसके बाद अब सभी एक बार फिर से असेंबल होते हैं क्योंकि इन्हें जनरल ने बुलाया है इनको अगले मिशन पर भेजने के लिए, जहां पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिससे हमें कुछ देर पहले बकेट के साथ रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। तो वो लड़की असल में दोस्तों मिशन की इंचार्ज होती है और इसके अंडर ही ये लोग काम करने वाले हैं। इनका अगला मिशन है एक ऑयल रिफाइनरी को आतंकवादियों के ग्रुप से कंट्रोल से छुड़वाना और उसके ओनर को रेस्क्यू करना। अब ये कैसे करेंगे ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। पूरी टीम जॉर्जिया पहुंचती है, जहां पर उन्हें उसी ऑयल फैक्ट्री के इर्द गिर्द रहना है और उसका मालिक, जिसका नाम किलियन है, किसी भी हालत में उसे प्रोटेक्ट करना है। अब स्लैटर, जो कि इनका इंचार्ज है, सभी को प्लान समझाती है। वो और उसकी टीम बेस पर ही रहेंगे और ड्रोन से उन सभी के ऊपर नजर रखेंगे और तुम लोगों को किलियन को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें ऐसा नहीं किया तो वो आतंकवादी उस ऑयल फैक्ट्री के आसपास रहकर मासूम लोगों को मारते रहेंगे और फैक्ट्री को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, जिससे कि वो और तबाही मचा सकते हैं। अब इसी बीच हम किलियन को देखते हैं जो अपनी सिक्योरिटी के साथ फैक्ट्री जा रहा था। लेकिन उसी दौरान बकेट की टीम को दूर एक फ्लैश लाइट दिखती है और उसी समय आकर एक गोली किलियन के आगे वाले गार्ड को लगती है, जिससे कि उनकी कार पलट जाती है और कोई लगातार इन पर स्नाइपर से गोलियां चला रहा था। सभी गार्ड फौरन बाहर आते हैं और किलियन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। पर गाजा, जो कि आतंकवादियों का हेड है, वो अपने स्नाइपर के साथ एक सेफ जगह पर बैठा हुआ था और वो अब लगातार शूट कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सभी को बकेट का और उसके लोगों की लोकेशन के बारे में पहले से ही मालूम है। इसलिए वो अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, जिसमें इनके एक साथी भी मारा जाता है। इतनी देर में बकेट बेस पर इस चीज की जानकारी दे देता है। वो फौरन उस जगह एक ड्रोन भेजते हैं जो उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है और तब जाकर गोलीबारी बंद होती है। कुछ समय के बाद सभी लोग उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी लाश नहीं थी, जिससे उन्हें लगता है कि शायद दुश्मन भाग गए हो। लेकिन उनका एक साथी इसमें मारा जाता है और वो किलियन को भी बचा लेते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब बेस पर आने पर बकेट कमांडर के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आपने हमें पूरी जानकारी नहीं दी थी। हमें बताया गया था कि वहाँ बहुत ही कम लोग होंगे, पर वहीं से कई गुना ज्यादा लोग थे और उनके पास स्नाइपर और बहुत सारे हथियार भी थे।
अब यहाँ तक वो ये भी बोल देता है कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इस ग्रुप में कोई ना कोई उनसे मिला हुआ है और इसीलिए उन्हें हमारी पूरी जानकारी थी और इसी का फायदा उन लोगों ने उठा लिया। अब उसके इस बर्ताव की वजह से उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाती है, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ किसी इंसान का सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उस जगह का नाम था ग्रैंड कुसास माउंटेन और उसे वहाँ बिछ रही पाइपलाइन को मॉनिटर करना था ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। वहीं उसे एक साजिद नाम का लोकल आदमी मिलता है जो उसे पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाता है जहाँ एक लोकल बार था। वो वहाँ उसे समझाता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ इंग्लिश मत बोलना क्योंकि यहाँ पे लोगों को अमेरिकन से सख्त नफरत है। लेकिन वो गलती से एक वर्ड बोल देता है जिसके बाद वहाँ भयंकर वाली फाइट हो जाती है जिसमें कई सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बकेट एक ट्रेन आर्मी मैन था और वो उनका डटकर सामना करता है और सभी को पस्त कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर एंट्री होती है मॉस्को की जो कि उसे कहता है कि अच्छा तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब वो उसे एक दूसरी जगह ले जाता है जहाँ पर और भी कई लोग थे। वो उसे समझाता है कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो पाइपलाइन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे दुश्मनों को भी हमारी खबर दे रहे हैं। पर जब बकेट उन लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस मामूली चोर हैं और इन्हें हमसे कोई खतरा नहीं है, ये बस चोरी करने के लिए आए थे। इसलिए वो मॉस्को को कहता है कि हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए बल्कि जेल में बंद कर देना चाहिए। तो बकेट उन्हें बंकर के पास ले जाता है तो वहाँ उन्हें एक औरत मिलती है जिसके हाथ में बंदूक थी और जब वो बकेट के हाथ में बंदूक देखती है तो वो उसे मदद मांगने की कोशिश करती है जो कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। लेकिन इतने में वहाँ एक आदमी आ जाता है जो बकेट के ऊपर फायर करने लगता है। लेकिन इतने में बकेट की टीम उन दोनों को मार देती है, साथ में उस लड़की को भी। लेकिन ये चीज़ बकेट को पसंद नहीं आती क्योंकि उसका एक वसूल है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी औरतों और बच्चों को नहीं मारेगा और इन्हीं वजह से वो आज शायद यहाँ पर मौजूद है। और तभी वहाँ पर मॉस्को आता है और उसे ऐसा परेशान देखकर इसकी वजह पूछता है। वो उसे यही बात बताता है कि यहाँ पर तो वो उसे वही बात बताता है कि वो बच्चों को मार नहीं सकता। तो यहाँ मॉस्को बताता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक वसूल था, लेकिन एक दिन जब मैं भी कुछ इस तरह के मिशन पर था, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने बेस पर नज़र रखूं क्योंकि मैं एक स्नाइपर था। उसी समय मैंने एक बच्चे को देखा जिसने अपनी जैकेट में कुछ छुपा रखा था। मुझे लगा शायद वो कुछ खाने का सामान हो सकता है, तभी वो इतना छुपा कर ला रहा है ताकि वो खाना खराब ना हो और इसीलिए मैंने उस पर शक नहीं किया। लेकिन यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी और अपने 300 सैनिकों को खो दिया। उसने अपनी जैकेट में असल में बॉम्ब छुपाया हुआ था जो बेस तक ले गया और उसे फोड़ दिया। उसने यह खुद तो नहीं किया होगा, लेकिन अगर मैं उसको वहीं मार देता तो आज मेरे साथ ही जिंदा होते। अब ये बात तुम्हारे लिए एक सीख है क्योंकि तुम भी मेरी तरह ही हो, पर भूलना मत हमारे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं और उसे हमें निभाना है। कुछ देर के बाद उसके पास मिलर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जो मिशन पर हमने आखिरी बार उस पहाड़ पर किया था, जिस आदमी को तुमने मारा था, वो असल में गाजा का कज़न था। वो अभी भी जिंदा है और यहाँ गाजा अभी भी जिंदा है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसे पकड़ना है। इसलिए हमने वो मिशन कंटिन्यू कर दिया और हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें वापस बुला लिया जाए, इसलिए तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। तो बकेट फौरन अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है अपने साथियों की ओर, जहाँ उसे अपनी पुरानी टीम मिल जाती है जो उसे पूरा प्लान बताती है। जिसके बाद ये लोग उस जगह के आसपास चारों ओर असला बारूद फिट करना शुरू कर देते हैं ताकि अगर कोई भी यहाँ से भागना चाहे तो उन्हें मार सके। तभी थोड़ी दूरी पर हम देखते हैं कि एक कॉटेज जहाँ पर कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं और उन्होंने इनके लोगों को भी कैद करके रखा हुआ है, इसलिए अब फौरन अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक समय आता है जब बकेट की टीम वाले कम होने लगते हैं, वो सभी मारे जा रहे थे। तब यहाँ बकेट अपना कमाल दिखाता है और बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है जिससे कि वो सभी दुश्मन एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। पर बकेट की टीम के लोग अब कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर देते हैं और इतने में इन्होंने जितने भी बॉम्ब फिक्स करे थे वो फोड़ देते हैं, जिससे कि दुश्मन के कई साथी मारे जाते हैं। लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी और बकेट के कई लोग उस कॉटेज पे जाकर फंस गए थे, इसलिए अब यहाँ से बकेट उन सभी पर निशाना लगाता है। वो एक एक करके उन्हें मारना शुरू करता है, लेकिन उन्होंने उसके हेड यानी कि टीम के लीडर को बंदी बना लिया था। उसे अब वो बाहर लाकर उसे मारने ही वाले थे। वो एक्स उठाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन बकेट खुद के सामने ऐसा होते हुए देख नहीं सकता, इसलिए वो दूर से ही निशाना लगाता और जितने भी लोग खड़े थे उन सभी को हेडशॉट मारता है, जिससे कि लीडर की जान बच जाती है और वो उसे एक स्माइल पास करता है। कुछ देर बाद वो दोनों मिलते हैं तो लीडर उसकी बहुत तारीफ करता है। इस बात की खबर जब बेस में लगती है तो सभी बकेट से बहुत खुश होते हैं कि वो आखिरी तक टिका रहा और उसने बड़ी बहादुरी से इस मिशन को अंजाम दिया था, इसलिए आर्मी उसकी सजा को माफ कर देती है। जिसके बाद उसे अपनी पुरानी जगह जॉर्जिया बुला लिया जाता है, पर वहां जाकर वो कहता है मैं अब यहाँ पहले वाला काम नहीं करने वाला। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि गाजा अभी भी जिंदा है और वो हम पर हमला नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसा वो कभी चाहता ही नहीं था।
और ना मैं उसे मानने वाला हूँ। मुझे बस वो इंसान चाहिए जिसने आर्मी के साथ गद्दारी करी, जिसने उन्हें हमारी लोकेशन बताई, जिससे हमारे बहुत सारे साथी मारे गए। इसलिए मैं गाजा के भाई की एशेस उसे देने जाऊंगा और उसके बदले में पूछूंगा कि उसे किसने हमारे बारे में बताया था। पर उसके साथ ही ऐसा करने से मना करते हैं और समझाते हैं कि अगर तुम वहां गए तो वो तुम्हें उसी समय मार देगा। पर बकेट को अब मौत से डर नहीं लगता, उसे एक कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसे कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि वो गद्दार कौन है। इसलिए वो एशेस लेकर निकल जाता है गाजा को ढूंढने के लिए। उसके साथ एक और साथी भी था जिसे उन आतंकवादियों की भाषा आती थी। इसलिए वो दोनों बड़े ही समय बाद आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें गाजा का आदमी मिलता है। वो उन्हें एशेस दे देता है, पर वो उसे पूछता है कि तुम्हें स्नाइपर टीम की लोकेशन किसने दी थी। अब इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमने किसी से मदद नहीं मांगी है, ना हम कभी किसी से मांगेंगे। तभी बेस पर जनरल देखते हैं कि बकेट और उसका साथी खतरे में है, क्योंकि वो आतंकवादी अब गुस्से में लग रहा था। इसलिए वो बिना देर करे ड्रोन से फायर करने का ऑर्डर देते हैं। उधर पहाड़ी पर गाजा कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन ये मत भूलना कि अगर तुम मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। तभी दोस्तों मिसाइल आती है, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है, ये बच जाते हैं। लेकिन अभी भी कोई जानकारी नहीं थी कि गाजा इस हमले में जिंदा था या फिर मारा गया था। बेस पर आते ही बकेट के ऊपर सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पता था ना वहां पर खतरा है, तुम वहां पर क्यों गए। तो वो उन्हें बताता है कि मैंने वहां पर एक आदमी के हाथों में एक सैटेलाइट फोन देखा, उसी की मदद से वो उस दिन हमारी सारी बातें सुन रहा था और हमारी सारी लोकेशन के बारे में भी उन्हें पता चल गया था। इसलिए हमें और होशियार रहना पड़ेगा। इतने में उनके पास जनरल का कॉल आता है। जब ये लोग उन्हें ये चीज़ बताते हैं तो उन्हें बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि उनकी टेक्नोलॉजी वो कैसे ब्रीच कर सकते हैं वो लोग। आखिर ये सब कैसे हुआ, उनके पास वो सैटेलाइट डिवाइस कैसे आया, ये इतना एडवांस चीज़ कैसे उनके हाथ लग गई जिससे कि उन्हें ड्रोन का भी लोकेशन पता चल जाती थी। अब वो सभी को चौकन्ना रहने को कहते हैं, आगे जंग के लिए तैयार होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि समय आ गया है जब उन्हें गाजा का मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन जिस जगह पर वो इस समय रह रहे हैं वो चारों ओर पूरी तरह से फोर्स से घिरा हुआ है और उसके ये गार्ड्स खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें चालाकी से आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी स्नाइपर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, पर यहाँ गाजा के स्नाइपर भी इनके ऊपर नजर टिकाए हुए थे। वो लोग देखते हैं कि पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी उनकी ओर बढ़ रही है, इसलिए वो उनके एक सैनिक को मार गिराते हैं ताकि उनका ध्यान भटक सके। लेकिन इतने में आर्मी के स्नाइपर को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो गोली चलाए कि उससे पहले ही वो स्नाइपर भी गोली चला देता है, जो जाकर उसके कंधे पर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। उसके साथ ही उसकी मदद करते हैं। अब यहाँ गाजा के लोग उन पर भारी पड़ रहे थे, तो वो मिनटों में ही उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। उधर हेडक्वार्टर से ड्रोन उड़ाया जाता और उससे इन लोगों पर नजर रखी जाती है। तभी इसी दौरान जख्मी स्नाइपर के पास बकेट और उसका साथी आकर उससे कहते हैं कि अपनी वेस्ट उतार दो, जितनी भी तुम्हारे पास डिवाइसेस है उन्हें फेंक दो, क्योंकि उसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है और उसी से ही वो हमें ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जीपीएस कॉम्प्रोमाइज हो गया है। सभी उसकी बात मानते हैं और सारे डिवाइस को फेंक देते हैं, जिसके बाद एक एक करके पैदल सैनिक उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से आतंकवादी फायर कर रहे थे। लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी वहां स्लैटर भी आ जाता है। इसके कुछ ही देर बाद जनरल भी आ जाते हैं, जिसे बकेट बताता है कि यह असल में एक ट्रैप था, वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। तो जनरल कहते हैं कि अब वो कुछ भी करें, हमें बस उन्हें ख़त्म करना है। इसलिए वो अपनी और फोर्सेस को यहाँ पर बुला लेते हैं और पता लगाने को कहते हैं कि आखिर वो लोग करने क्या वाले हैं। अब सैटेलाइट की मदद से पता चलता है कि उन आतंकवादियों की कार की लोकेशन अब उनके हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रही है, जो असल में किलियन की ऑयल फैक्ट्री है। अब वो उस पर किसी भी कीमत पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बकेट उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। इन लोगों के पहुंचने से पहले ही लेकिन वहां पर आतंकवादी पहुंच जाते हैं और पूरे हेडक्वार्टर को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। जितने भी गार्ड थे वो उन्हें मार देते हैं और इसमें टीम के इंचार्ज और यहाँ पर जनरल भी मौजूद थे। यहाँ पर सभी लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी, क्योंकि गाजा के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इतने में बकेट और मिलर दोनों उसी ऑयल फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं और कुछ ही दूरी से स्नाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाजा का एम बहुत ही सटीक होता है, वो एक एक करके इनके सभी लोगों को मार रहा था। तब मिलर एक आइडिया देता है, वो मिरर को फ्लैश करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाए। लेकिन उन्हें पहले तो उस बंदे को मारना होगा जो पूरी सैटेलाइट सर्वेलेंस को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गाजा का भी स्नाइपर शांत बैठने वाला नहीं था, वो भी बकेट की ओर एम करता है और उसके एक साथी को गोली मार देता है। अब बकेट इस बात से परेशान हो गया था, क्योंकि वो स्नाइपर उसे दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी बकेट को उसकी गन की फ्लैश दिखती है और वो समझ जाता है कि वो कहाँ है। वो सीधा एक गोली मारता है जो उसके गले को चीर कर निकल जाती है और यहाँ पर वो दुश्मन का स्नाइपर मारा जाता है। अब उसके मरने के बाद बचे हुए सारे आतंकवादी वहां से भाग निकलते हैं और ये लोग अपने सीनियर और ऑयल रिफाइनरी दोनों को बचा लेते हैं। अब कहानी के आखिर में पूरी टीम एक बार फिर से इस्तांबुल में मिलती है। वहां जनरल आकर बकेट से कहते हैं
कि हमें तुम्हारे आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना। तभी वो स्लैटर को देखता है और उसके पास जाता है। वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो GPS डिवाइस वाली बात तुम्हारी सही थी, शायद मुझे ये बात तभी समझ जानी चाहिए थी, जिससे बहुत से लोग बच जाते। इस कन्वर्सेशन के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।